होके जाता है ना, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दिन में हमें कई बार खाना नाश्ता बहुत सारी चीजें खानी होती हैं और उसी से हमारी जो फिटनेस है वो सेट होती है, उसी से हमारी बॉडी अपना न्यूट्रिशन पोषण प्राप्त करती है कि हम पूरे दिन में क्या खा पी रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानना, उसकी बेसिक फंक्शनिंग क्या है, कैसे वो काम करता है और क्या क्या इश्यूज किन किन हैबिट्स की वजह से आ सकते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट उसका पार्ट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से शुरुआत होती है? अच्छा, चीयर्स, सब अपना अपना हेल्थ ड्रिंक है ना, आपकी फ्रेश या आपका एलो प्लस या स्किन बूस्टर जो भी आपके पास है, आप चीयर्स कर सकते हैं। तो जो शुरुआत है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो होती है हमारे माउथ से, है ना, राइट। तो पूर्वा जैन मैम का यहाँ पे मैसेज आया है, माउथ, वेरी गुड पूर्वा जैन मैम। तो माउथ से शुरुआत होती है और माउथ जो है इसमें आपको सबको पता है कि लार ग्रंथियां होती है, लार बनती है यानी सलाइवा बनती है, नंबर 1। और नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट माउथ का काम है वो क्या है, कौन सा डाइजेशन जो है यहाँ पे माउथ में होता है कि नहीं होता है, यस और नो? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो माउथ का काम है वो है जो हम खाना चबाते हैं, इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, है ना। डाइजेशन दो तरह का हो सकता है, एक केमिकल डाइजेशन कि भाई खाने के अंदर क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन से न्यूट्रिशन, कौन से विटामिन, कौन से जो है अपने मिनरल्स हैं, और उनको केमिकली वो कैसे डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी में आ जाएंगे उस खाने से, वो केमिकल डाइजेशन है। कई सारी केमिकल्स की मदद उसमें लगती है बॉडी में, है ना। तो दूसरा क्या है, जब हम खाना खाते हैं, जब हम सपोज करो रोटी सब्जी खा रहे हैं ना, तो वो इतना बड़ा एक पीस है वो हमने माउथ में डाला, अगर हम उसको डायरेक्ट निकल जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए भगवान ने, गॉड ने हमें 32 दांत दिए हैं, है ना, और चबाने के लिए ये मजबूत फेशियल मसल्स दिए हैं। बहुत सारी मसल्स यहाँ पे होती है हमारे जबड़े में, और जबड़े की जो पावर है वो भी बहुत जबरदस्त होती है ना। तो उसको चबाने का जो सबसे पहला रोल है खाने का, यानी मैकेनिकल डाइजेशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा हमें याद रखना है कि हमें खाने को चबा के खाना है। और कब तक चबाना है, तो यहाँ पे कई सारे फंडे हैं, कई सारी चीजें आपने सुनी होंगी। कुछ लोग बताते हैं कि 32 दांत है तो 32 बार खाने को चबाना है, बट लिटरली मैंने बहुत बार ट्राई किया 32 बार चबाने का, मैं तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप ट्राई कीजिएगा आज काउंट करके कि 32 बार आप खाना चबा सकते हैं, नहीं चबा पाएंगे, उससे पहले ही वो इतना लिक्विड हो जाएगा कि अपने आप बॉडी उसको इनटेक ले लेगी। बट हाँ, ये ध्यान रखें कि जितनी मैक्सिमम टाइम आप चबा सके, धीरे धीरे आराम से, है ना। तो खाने को हमेशा टाइम देना है, और टाइम देने का जो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि हम उससे अच्छे से चबा के खा सकते हैं, और जितना अच्छे से चबा के खाएंगे उतने उतने छोटे उस खाने के पीस हो जाएंगे। उससे क्या होगा, उस खाने का सरफेस एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो उससे अंदर डाइजेशन प्रोसेस आसान होगा। सेकेंडली, हमारे स्टमक को यानी आमाशय को मैकेनिकल डाइजेशन में कम जोर डालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम खाने को ऐसे ही निकल जाएंगे तो फिर स्टमक को उसको छोटे टुकड़ों में करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन करने पड़ते हैं, क्योंकि वो भी एक मसल है, उसके ऊपर लोड कम पड़ेगा, और लोड कम पड़ेगा तो वो अपना जो केमिकल डाइजेशन का पार्ट है ना, वो अच्छे से कर पाएगा। तो अच्छे से खाने को चबा के खाना है, और काफी सारी उससे हमारी सलाइवा भी खाने में मिक्स हो जाएगी। तो एक अच्छा डाइजेशन प्रोसेस की सबसे पहली शुरुआत कहां से है, हमारे माउथ से, ठीक है। माउथ के बाद में हमारा ये जो गला है ना, ये जो हमारी सांस वाली नली है जिसकी हम रिंग्स फील कर पा रहे हैं, इसके पीछे से लेकर के और स्टमक तक, हमारे आमाशय तक खाने को पहुंचाने के लिए एक नली होती है जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। वो क्या है, एक पाइपलाइन है जो हमारे माउथ से खाने को आमाशय में पहुंचाती है। तो उस पाइपलाइन के दोनों साइड में यहाँ पे एक रिंग टाइप की स्फिंक्टर होती है, एक रिंग टाइप कंट्रोल होता है इस तरह से। तो वो खाने को अंदर कब लेना है और कब उस रास्ते को क्लोज करना है वो तय करती है। और दूसरी जो कंट्रोल है, स्फिंक्टर है, या जो रास्ते का कंट्रोल है, चैनल है, गेट है, जो वो है जहां पे वो आमाशय में जाके मिलती है ना। तो ये दोनों भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम बात करते करते खाना खा रहे होते हैं, है ना, तो खाने का कुछ छोटा सा पार्ट भी हमारे सांस वाले रास्ते में कई बार चला जाता है, यस और नो। तो उसको आपकी लैंग्वेज में या आप क्या बोलते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो वो जो खाने का पार्ट सांस की नली में चला जाता है खाते टाइम पे,
तो उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, प्लीज टाइप करें, सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। यस, आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। हिचकी नहीं, हाँ, अल अलसून, ये नाम मैंने सुना है। हिचकी अलग चीज होती है। यस यस, तो ये अलसूंट, अलसूंड, अलसूंग अलग अलग एरिया में अलग अलग वेरिएशन है, ये हम सब जानते हैं कि ये कई बार हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है? यस, काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, बुलाकीराम सर, मुकेश तिवारी सर। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कभी भी खाना खाते टाइम पे बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ तक का जो हमारा रास्ता है, उस नली तक का जो गेट तक का जो रास्ता है वो कॉमन है, हमारी सांस लेने वाली हवा का, सांस वाले रास्ते का और खाने के रास्ते का, और एक बार में एक ही रास्ता खुल सकता है। बट कई बार क्या होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं और खा रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइमिंग का मिसमैच होता है, हल्का सा, और वो एक रास्ता जब क्लोज हो रहा होता है, दूसरा उस टाइम खुल रहा होता है, तो थोड़ा सा पार्ट हमारी सांस वाली नली में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, और ये बहुत सीरियस बात भी है। अगर थोड़ा बड़ा पार्ट चला गया, नीचे चला गया सांस वाले रास्ते में, तो वो हमें बहुत सारी बीमारियां दे सकता है, बहुत सारी इन्फेक्शन दे सकता है, इवन डेथ तक हो सकती है उससे। तो कभी भी खाना खाते टाइम पे बोलना नहीं चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये हैबिट डेवलप करानी चाहिए, बिकॉज जब तक हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे, और ये एक सीरियस इश्यू है। खास करके छोटे बच्चों में और भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनको ये हैबिट शुरू से आप डेवलप कराएं कि खाना खाते टाइम पे बोलना नहीं है। बोलने से एक तो पूरा खाना हम चबा नहीं पाएंगे, खाने में हमारा ध्यान नहीं रहेगा, और ध्यान नहीं रहेगा तो ब्रेन से सारा कंट्रोल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सारे एंजाइम्स हैं, जितने लिक्विड सीक्रेट होते हैं अंदर, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि यार ये आदमी तो बात कर रहा है। बिकॉज बात करना और खाना दोनों एक साथ सिस्टम बनाया ही नहीं है ईश्वर ने, दो रास्तों में एक रास्ता ही एक बार में खुलता है ना। तो जबरदस्ती हम दो रास्ते एक साथ खोलने की ट्राई ना करें, वहां पे बॉडी को कंफ्यूजन होता है। तो ये पार्ट हो गया उसका। उसके बाद में वो खाना हमारा पहुंच जाता है आमाशय में, है ना, स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक में दोनों काम होते हैं, उसका मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है खाने का, और केमिकल डाइजेशन भी होता है ना। यानी मसल, जो स्टमक है वो एक तरह की मसल्स हैं बहुत सारी, और वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उस खाने की अच्छे से मिक्सिंग करती है। मिक्सिंग किसके साथ करती हैं? गैस्ट्रिक जूस हमारा जो सीक्रेट होता है, हमारे आमाशय में जो लिक्विड सीक्रेट होता है, इंक्लूडिंग उसमें क्या होता है? एसिड होता है, ताकि खाने का डाइजेशन प्रोसेस है वो फास्ट किया जा सके, है ना। और एक पेप्सिन नाम का एंजाइम भी होता है, वो प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है वहां पे, और अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। तो इसको मिक्स करके उसके बाद में जो हमारा मिक्स किया हुआ खाना है वो हमारी छोटी आंत में जाता है। अब स्टमक के अंदर इश्यू क्या हो सकते हैं? अगर हमारा एसिड कम सीक्रेट हो रहा है, यानी हमारा गैस्ट्रिक जूस कम निकल रहा है खाने के मुकाबले में, तो क्या होगा? हमारे खाने के अच्छा से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, और स्टार्ट नहीं होगा तो स्टमक में खाने को ज्यादा टाइम लगेगा, और हमें ऐसे लगेगा कि यार वो जो बोलते हैं ना, जिसको गुचल की बोलते हैं, वो भी, क्योंकि नीचे वाला जो रास्ता है कई बार वो भी ढंग से बंद नहीं होता, और खाना स्टमक में ज्यादा टाइम रहेगा तो चांसेस रहते हैं कि वो एक बार ऊपर की तरफ भी इन्फ्लक्स आ जाए। तो वो जो खट्टी डकाने, या फिर वो जो कई बार मुंह में खाना आ जाता है ना, कई बार अचानक से हिचकी आती है, या कई बार अचानक से मुंह में खाना आ जाता है, खट्टा पानी आ जाता है, तो वो उसका जो रीजन है वो ये है कि एसिड ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, या फिर वो खाना ज्यादा देर तक स्टमक में रह रहा है ना। तो ये यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। और जो नेक्स्ट नीचे जाएगा, छोटी आंत के अंदर खाना, तो यहाँ पे मेन डाइजेशन का प्रोसेस हमारा होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, है ना। कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाते हैं, और प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बन जाते हैं, और लिपिड टूट के, फैट जो टूट के वो फैटी एसिड बन जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है छोटी आंत में। और छोटी आंत के अंदर दो इंपॉर्टेंट सीक्रेशन और आते हैं। कहां से? एक तो आता है हमारे गाल ब्लैडर से। गाल ब्लैडर से क्या आता है? बाइल जूस, है ना, पित्त रस जो है वो आके मिलता है छोटी आंत में।
तो पित्रस जो है वो फैट के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो लिक्विड आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है हमारे पेनक्रियाज से, यानी अग्नाशय से, वो आता है पेनक्रियाटिक जूस। उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो हैं, और वो आके हमारे खाने के डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ये जो ऑर्गन है, लीवर और पेनक्रियाज, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगर यहाँ पे भी कुछ इश्यू हुआ तो डाइजेशन हमारा इम्प्रॉपर रहेगा, बिकॉज काफी सारे एंजाइम्स और लिक्विड ऐसे आ रहे हैं जो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं अच्छे से। तो ये इन दोनों का भी हेल्दी फंक्शनिंग हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ पे छोटी आंत के अंदर ये सारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। और 80% जो हमारा पानी है, हम जो पानी पीते हैं ना, उसका भी 80% जो हिस्सा है वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है छोटी आंत के अंदर, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है 80% पार्ट, और मेजर न्यूट्रिशन का पार्ट। फिर यहाँ से वो जो खाना है वो आगे बढ़ता है और वो जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत की इंपॉर्टेंस क्या है? मेन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो जो 20% बचा हुआ पानी है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे कौन से क्या रहता है, गुड बैक्टीरिया। कई बार हम बात करते हैं ना, जो अच्छे वाले हमारे बैक्टीरिया हैं, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, जो हमारी बॉडी को कई सारे तरह के फैटी एसिड इस तरह के देते हैं, और हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट भूमिका है। काफी सारे कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, जैसे विटामिन के है, बायोटीन है, वहां पे उनका निर्माण भी उन बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के अंदर हमारे उन अच्छे बैक्टीरिया की, जो हमारे दोस्त हैं, उनकी अच्छी कॉलोनी रहना जरूरी है। तो उनकी टेक केयर करना जरूरी है। तो उनकी टेक केयर करने के लिए आपको कमेंट करना है कि डाइट में क्या खाना है, उनका भोजन क्या है। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चाहिए, तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि खाने में क्या चीज होगी उनके लिए अच्छी होगी। यस, फाइबर, वेरी गुड शिप्रा मैम, यू आर वेरी राइट। यस, कर्ड, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो उनका जो भोजन है उन अच्छे बैक्टीरिया का, वो तो है फाइबर। और फाइबर, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल फाइबर, बहुत सारे और भी फाइबर के रोल हैं, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइबर का रोल है कि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, वैसे उससे कोई न्यूट्रिशन हमें डायरेक्टली प्राप्त नहीं होता, बट उस फाइबर के फर्मेंटेशन की वजह से क्या होगा कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट, जिससे कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट होता है, अच्छा मौसम क्रिएट होता है ना। तो अनुकूल वातावरण होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे भी जैसे प्रतिकूल वातावरण हमारे भी आदमी के लिए भी होता है, बाहर अगर बात करें हम, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो ऐसे एरिया, इस पृथ्वी के ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव है या फिर सहारा रेगिस्तान है, तो ये सारे इलाके बंजर और खाली होते हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग रह रहे होते हैं, तो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वैसे ही क्या होगा, अगर अच्छा एनवायरनमेंट उन बैक्टीरिया को नहीं मिलेगा तो उनकी संख्या बहुत कम रहेगी, ना के बराबर। और ना के बराबर रहेगी तो बहुत सारे जो फायदे वो देते हैं हमें, वो हमें नहीं मिल पाएंगे, और बड़े सारे इश्यूज वहां आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनकी अच्छी संख्या के लिए हमें प्रोबायोटिक लेना जरूरी है। जैसे एक तो फूड है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो है दही, है ना। और एक फूड और है जो जापानी फूड है, जिसे हम याकुत बोलते हैं, आपने कहीं देखा होगा, छोटी पैकिंग में मिलता है। उसके अलावा हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं, प्री प्रोबायोटिक्स हैं, सिंपली प्रोबायोटिक है, उनके अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर रह रहे होते हैं, तो वो एक अच्छी कॉलोनी संख्या एस्टेब्लिश करके रखते हैं। तो उनको मेंटेन हमें करने के लिए क्या करना है, अच्छी मात्रा में फाइबर लेना है, लगभग 40 ग्राम के आसपास, और अच्छी मात्रा में पानी भी पीना है। फाइबर और पानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिकॉज फाइबर पानी को एब्जॉर्ब करेगा और वो फाइबर फूलेगा, उसके बाद में उसका फर्मेंटेशन और उसके बाद में उसके बेनिफिट हमें मिलेंगे। अगर फाइबर सूखा है, पानी नहीं मिला उसको, तो वो उसका कोई फंक्शन है नहीं, उल्टा वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पानी अच्छी मात्रा में पीना है, फाइबर अच्छी मात्रा में लेना है। और अगर आप हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज रह रहे हैं, है ना, तो प्रोबायोटिक भी हमें टाइम टाइम पे लेते रहने हैं, ताकि वो उनकी अच्छी संख्या वहां पे मेंटेन रहे। तो ये एक बाय एंड लार्ज डाइजेशन का प्रोसेस था, है ना। माउथ और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, है ना,
ये सारा मिलके और हमें इस तरह से डाइजेस्टिव प्रोसेस है, तो खाने में न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पहुंचेंगे। अगर इस प्रोसेस में कहीं फॉल्ट होगा, कहीं गड़बड़ होगी, तो क्या होगा, खाने में न्यूट्रिशन होने के बावजूद या तो उसका मैकेनिकल डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो हमारे बदहजमी रहेगी, गैस की प्रॉब्लम रहेगी, खाना डाइजेस्ट होने की बजाय क्या होगा, सड़ने लगेगा। बिकॉज बड़े बड़े पीस रह गए, मैकेनिकल डाइजेशन पूरा नहीं हुआ, तो केमिकल डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया ही पूरा नहीं मिला, हमने जल्दीबाजी में खाना खा लिया, तो वो खाना सड़ने लगेगा। या फिर कुछ बैड हैबिट्स हैं, जैसे कि सबसे जो खराब हैबिट है डाइजेस्टिव सिस्टम के मामले में, वो है चाय पीने की। चाय जो है वो डाइजेशन प्रोसेस को पूरा तहस नहस कर देती है, और चाय खुद भी डाइजेस्ट होने में 72 घंटे से ज्यादा का वक्त तो चाय खुद ही ले लेती है ना, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। उसके अलावा डाइजेशन के अंदर क्या दिक्कत आएगी कि अगर हमारा ध्यान खाने में नहीं है, हमने खाने को टाइम नहीं दिया है, तो प्रॉपर मात्रा में जो केमिकल्स रिलीज होने चाहिए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो खाना हमने खाया उसको पचाने के लिए, वो प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे, तो वहां भी हमारे बहुत सारे इश्यूज आने लगेंगे, है ना। तो उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिवर और पेनक्रियाज जो है वो हेल्दी रहने जरूरी है। और क्या इंपॉर्टेंट है कि खाने का कंटेंट भी हेल्दी होना जरूरी है ना। ईश्वर ने हमारे अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबको डाइजेस्ट करने के लिए सारे एक अच्छी अमाउंट में, मिक्सिंग अच्छे अनुपात में वो एंजाइम पैदा किए। अब अगर हम खाना उस अनुपात में नहीं खाएंगे तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाले जो प्रोटीन वाले एंजाइम मान लो बारीक रह गए, उनको कोई काम ही नहीं मिला, प्रोटीन हमने खाया ही नहीं, तो वो अमीनो एसिड में तोड़ेंगे नहीं उस प्रोटीन को, और वो हमारे अंदर जाएगा नहीं। इस तरह से सारे अच्छी मात्रा में सारे खानों का अनुपात होना जरूरी है, पानी जरूरी है, फाइबर जरूरी है, प्रोबायोटिक जरूरी है। तो ये आज का डिस्कशन था। एंड अभी हमारा हैप्पीनेस शेयरिंग का टाइम है, तो मैं चाहूंगा कि इस फैमिली में आने से पहले जिन भी साथियों को हेल्थ इश्यूज डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड से रहे हैं, या फिर जिनको अभी भी हैं, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम्स होते हैं, क्राउन्स डिजीज, अल्सरेटिव डिजीज, है ना, हेमरोइड्स जिसे पाइल्स बोलते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे डाइजेस्टिव समस्या से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एसिडिटी, गैस, इनडाइजेशन, खट्टी डकारें, पेट में जलन, है ना, अल्सर बन गए, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और काफी सारे साथियों को डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज रहे होंगे और उन्होंने अपने यहाँ आके जो है वो ठीक किए होंगे। तो पानी